इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास के प्रश्न है। जो बच्चा इन 40 इतिहास के प्रश्नों को पढ़ लिया ना, उनके लिए इतिहास का जो क्वेश्चन है एग्जाम में मक्खन हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, क्योंकि ये 40 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए सारे बच्चे, क्लास 10 वाले बच्चे इस वीडियो का क्वालिटी 720 पकड़ के देखेंगे, ताकि आपको फ्रेश भी दिखाई दे और सारी बातें समझ में भी आए। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं, पहला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? बताना। यूरोपीय सभ्यता का पालना यानी जो यूरोपीय सभ्यता थी उसको पालने का काम किसने किया था? तो यूनान किया था। देखो यूनान जो था ना, पढ़ाई लिखाई हर मामले में, साहित्यों को लिखने में हर मामले में बहुत एक्सपर्ट था, ठीक है ना। यानी भारत का संबंध यूनान से बहुत ज्यादा रहा, याद रखिएगा। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यदि किसी को कही जाएगी तो वो था यूनान। कौन था? यूनान। कौन था? यूनान। यूनान के लोग देखिए बातें जब करते हैं तो ऐसे करते हैं ना जैसे अगले वाले इंसान को हंसा कर ही छोड़ते हैं। मतलब समझिए कि एक तरह से उनको आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। आप देखो ये एक आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी समझिए कि प्रथा है, चाहे एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप किसी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रचलित यूनान में ही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो बाबू यूनान को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूनान को। देखो यूरोप क्या एक महादेश है। यूरोप का अगर मुद्रा देखेंगे तो यूरो है। क्या है? यूरो है, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, मेजनी। मेजनी का आप नाम सुने होंगे। देखो यंग इटली और एक और था यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप किनकी रचना थी? मेजनी की थी। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि यंग यूरोप और यंग इटली किनकी रचना है, तो मेजनी की है। अब मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, इसका ध्यान से मतलब नोट्स भी बना लेंगे, देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इतिहास से यहां से लड़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। एक और क्वेश्चन यहां पर आएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की रचना किसने किया? तो मेजनी ने किया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो बाबू रूस में अगर देखेंगे तो सम्राट को, जैसे अपने इंडिया में सम्राट का मतलब क्या होगा? राजा। राजा। उसी प्रकार से रूस में अगर जार देखी जाए तो जार का मतलब हो गया सम्राट, ठीक है ना। तो वहां के सम्राटों को, वहां के राजा को जार कही जाती है रूस में, ठीक है। तो रूस में जार का क्या अर्थ होगा? तो रूस का सम्राट। क्या होगा? रूस का सम्राट। चौथा प्रश्न देखते हैं, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आप तीसरा चैप्टर इतिहास का जब पढ़ेगा हिंद चीन, तो उसमें पढ़ना ये हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो याद रखिएगा वो धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति का था, चाहे क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है ना। यानी हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का, ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? देखो खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब तुर्की के जो सम्राट था, शासक था, खलीफा, उसको अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया, तो अपने हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और बोले कि उनको सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। और ये शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। यानी खिलाफत आंदोलन का शुरुआत 1920 में हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। और इसी नेतृत्व के माध्यम से गांधी जी ने मुस्लिमों और हिंदुओं को बांटने का काम किया था, दोनों में एकता लाने का काम किया था। और ठीक इसके एक साल के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या किया? शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी बोले थे कि एक साल के अंदर में अपने इंडिया को आजाद करा देंगे, लेकिन वो असफल रहे थे, ठीक है ना। तो ये भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बाबू? 1920 में। क्वेश्चन करेगा भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। या क्वेश्चन करेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में। ठीक इसके एक साल के बाद हुआ था, ठीक है। देखो छठा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? देखो पहले के जमाने में तीन तरह का वर्ग लेकर चलिए, एक पूंजीपति, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा का मजदूर वर्ग, चाहे श्रमिक वर्ग भी इनको कह सकते हैं। तो पूंजीपति मतलब धनवान लोग हुआ करते थे। मध्यम वर्ग मतलब जो डॉक्टर हो गया, जो टीचर हो गया, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। इनको बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता था, क्योंकि टीचर्स बुद्धिमान, डॉक्टर बुद्धिमान, सेवा करने वाला लोग बुद्धिमान हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ करता था? वो था कौन सा? आपका श्रमिक वर्ग चाहे मजदूर वर्ग, ठीक है ना। मतलब जो धनवान लोग थे उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ करता था? वो कौन सा वर्ग थे? श्रमिक वर्ग थे। कौन सा वर्ग थे? श्रमिक वर्ग थे। कौन सा वर्ग थे बाबू? श्रमिक वर्ग थे, ठीक है।
अगला देखिए प्रश्न समझिए ना, जो पूंजीपति धनवान लोग किसका सबसे ज्यादा शोषण करते थे, तो मजदूर लोगों का। ठीक है, 7वां प्रश्न आते हैं, एशिया और यूरोप के बीच किस स्थल मार्ग से प्राचीन मार्ग में व्यापार होता था। देखिए शुरू से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो बताना है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो वो आपका स्थल मार्ग था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा क्या होता था, एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। देखो गुटेनबर्ग का जन्म जो था ना जर्मनी में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले अगर किसी पुस्तक की छपाई की थी तो उसका नाम था बाइबिल। इन्होंने क्या किया, बाइबिल की छपाई किया था। पूछता भी है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 9वां प्रश्न आपका है, राष्ट्रपिता के नाम से किनको जानते हैं, सबको जानता है, नेशन फादर राष्ट्रपिता किनको, महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे देखिए 10वां प्रश्न, समाज में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, तो बताया था 3 गो वर्ग चलेगा आपका, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग चाहे मजदूर वर्ग। तो इसमें सबसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन निखर के आया, तो ये था आपका मध्यम वर्ग, क्योंकि इसमें शिक्षक आ जाएंगे, इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, इसमें बैंक वाले लोग आएंगे, सरकारी नौकरी वाले चले आएंगे, तो ये सब बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आए। ठीक है ना, तो कौन सा वर्ग था, मध्यम वर्ग था। 11 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो भाई संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये संपूर्ण क्रांति बिहार से शुरू हुआ था। बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका दिया था। ये जो था 5 जून 1974 में ये पटना में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व गांधी जी किए थे। उसका एक भाषण भी दिए थे पटना में, जहां पर लाखों करोड़ों की भीड़ लगी थी उनके भाषण को सुनने के लिए। ठीक है ना, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने, जयप्रकाश नारायण। एक और क्वेश्चन करता है, प्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बाउल था, बाउल। ठीक है ना, अगला 12 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं। देखो लोकतंत्र का जो प्राण होता है वो राजनीतिक दल होता है। कौन होता है, राजनीतिक दल। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो बाबू मजदूर जो दिवस होता है उसको 1 तारीख को, 1 मई को मनाने का काम करते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को। आगे देखिए बाबू 14 नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन था। देखो हिंद चीन में अपना समझिए कि इंडिया के भी व्यापारी गए थे, फ्रांस का भी व्यापारी था, और आपका ये तुर्की भी था, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो था पुर्तगाली। कौन था बाबू, पुर्तगाली था। यानी हिंद चीन में जो सबसे पहला व्यापारी पहुंचा उसका नाम क्या था, पुर्तगाली। क्या नाम था बाबू, पुर्तगाली। ठीक है ना, आगे 15 नंबर जो प्रश्न उसको देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो गद्दर पार्टी की स्थापना हरदयालाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था, हरदयालाल ने 1913 में। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर देखेंगे तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब, 1969 में। और देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। कब हुई थी बाबू, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभी तक 17 प्रश्न मैंने क्लियर करा दिया। 18वां प्रश्न आपका है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। तो देखिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसको 1911 में वापस भी ले लिया गया था। ठीक है ना, तो पूछेगा बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो 1911 में। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था, तो कर्जन ने किया था। किसने, कर्जन ने। आगे प्रश्न देखते हैं बाबू, 19वां प्रश्न है, 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। 20वां प्रश्न, कांडला जो पतन है वो किस राज्य में, यानी कांडला पतन किस राज्य में, तो आपका गुजरात में पड़ता है। पूछेगा लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। पूछेगा डांडी कहाँ स्थित है, गुजरात में। पूछेगा द्वारिकाधीश कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये सब चीजें याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो अगर बिहार की बात करते हैं तब रेलवे का एक ही मुख्यालय है और वो आपका हाजीपुर पड़ता है, जो वैशाली जिले में मौजूद है। ठीक है ना, यानी बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर में। आगे देखिए 22 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। सबको जानते हैं, इसमें बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना इंडिया है, अपना भारत है। 23 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म। तो बताते कि गुटेनबर्ग सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किए थे, बाइबिल की। इनका जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। अब देखो कई बच्चे को पूरा नाम याद रहता है, वोमेश चंद्र बनर्जी। एग्जाम में दे देगा WC बनर्जी, लड़का पगला जाता है बाबू। W का मतलब वो में, C का मतलब चंद्र, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी इनको कह सकते हैं। कांग्रेस जो पंजा छाप है उसका प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे वोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर, दास कैपिटल किनकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है ना बाबू, वो किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। इनको ये जो दास कैपिटल है, इसको साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन करेगा साम्यवादियों का बाइबिल किसको कहते हैं? दास कैपिटल को कहते हैं। वो किनकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। आगे 26 नंबर, रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने? बिस्मार्क ने किया था। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी प्रकार से ये बिस्मार्क ने भी एक नियम लगाया, एक अवलंबन किया, एक नीति लाई, रॉक एवं लॉ की नीति। तो किसने अवलंबन किया? बिस्मार्क ने। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाला था, ठीक है। अगर देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया? तो रूस में अगर कृषक दास प्रथा की बात करते हैं तो 1861 ईस्वी में उसका अंत हो गया था। कब? 1861 में, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसके लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ। क्या है? फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, ठीक है ना बाबू। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन? फान बोई चाउ। आगे 30 नंबर, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेज ही छोड़िए, जितना भी विदेशी आया था, लोग मुगल आया था, लोग अफगानी आया था, वो सब यही नियम अपनाया, हमारे देश के राजाओं को लड़ा और उन्होंने शासन किया। तो अंग्रेज नहीं ऑप्शन देगा तो विदेशी ऑप्शन देगा तो विदेशी मारिएगा, ठीक है ना। तो फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। आगे 31 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो पंजा छाप है, जो कांग्रेस है, उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। 32 नंबर, भारतीय किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो देखिए जूट जो फसल होता है इसको सुनहरा रेशा कही जाती है। 33 नंबर प्रश्न, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से, किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे 34 नंबर जो प्रश्न बोला है, भारत में वित्तीय वर्ग एक जो भारत में वित्तीय वर्ग होती है वो कब से कब मनाई जाती है? तो देखिए 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, चाहे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 35 और अंतिम नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली कौन सा है? तो नेपाल जो है, नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश पड़ता है, भारत के उत्तर में नेपाल पड़ता है। तो नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। देखो नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था यहाँ के लोगों को, ठीक है ना। तो वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली कौन सी है? तो लोकतांत्रिक है। जैसे अपने इंडिया में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, उसी प्रकार से नेपाल में भी कौन सा शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इतिहास के लगभग 35 से 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लेना चाहते हैं तो वीडियो क्वालिटी फ्रेश करके लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके प्रश्न लड़ने वाले नहीं है, लड़ेंगे 100% आपके प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। यदि आप किसी भी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।